बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इस्लामाबाद स्टूडियो से और लाहौर से मुझे ज्वाइन करें जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज का सबसे अहम मौजू अमरीकी डॉलर है, जो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर आज पहुँच चुका है। 255 रुपये तक पहुँचा है, मिल नहीं रहा, नायाब है और नहीं मालूम कि ये कहाँ जाके सिलसिला इसका रुकेगा, इसकी बेलगामी का, इसकी परवास का। रुपया बेकदरा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? कैपिंग कर रखी थी, मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही थी। कई एक वजूहात माहिरीन मईशत बताते हैं, लेकिन बिलाखिर आज इसको ओपन छोड़ा गया है और यहाँ तक ये जान पहुँचा है। जब से PDM सरकार आई है, इस अरसे के बीच में मजमूई तौर पर नाज़रीन डॉलर 72 रुपये महंगा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में। और इससे ज़ाहिर बात है कर्जाजात में इजाफा होगा, अशिया खुरोनोश और दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो बाहर से बिलखुसूस आती है वो महंगी होंगी और ओवरऑल भी महंगाई का तूफ़ान मुल्क में आने का ख़दशा है। फाइनेंशियल टाइम्स बैनुल-अक़वामी इदारा जो दुनिया भर की मईशत पर नज़र रखता है, उसकी आज की सुर्खी है जो कह रहा है कि हमारी मईशत नियर कोलैप्स है। हल क्या है, कैसे बचा जाएगा? फिर उसके अलावा जो बिज़नेस रिकॉर्डर है पाकिस्तान का मारूफ अखबार, उसने लिखा है कि 300 अरब डॉलर के नए टैक्स लगाने जा रही है ये सरकार, जिससे ज़ाहिर बात आम आदमी की ज़िंदगी मुतासिर होगी। तो ये जो मईशत की सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल है, इस पर गौर होगा। हफ़ीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर परवेज़ लाई साहब, जो उनके दिल में बात थी असम्बली तहलील करने के हवाले से, वो आज उन्होंने बरमला कह दी है और कह रहे हैं कि खान साहब के आसपास जो 4-5 लोग थे उन्होंने खान साहब को डुबोया है। मैंने मशवरा दिया था कि असम्बली तहलील ना करें। 25 मई के वाक़या का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बार बार कहा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और दीगर 4-5 लोग जो खान साहब करीब हैं उन पर भी उन्होंने जुमला कसा है और काफ़िले की सदारत का मामला भी मुअम्मा बन गया, बल्कि दिलचस्प खेल हो गया। ये कहते हैं शुजा साहब को हटा दिया, शुजा साहब के तर्जुमान कहते हैं कि नहीं, वही तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं कि वही पार्टी के सदर हैं। और दूसरा अहम मामला मरीम नवाज़ की वापसी है, उससे नून लीग की सियासत पर क्या असरात होंगे, ये हमारा अगला मौजू होगा। और आज नाज़रीन लाहौर में सदर ममलिकत जो कि मौजूद हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से भी कई एक मुलाकातें की। आज उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की, शामी साहब भी उस मुलाकात का हिस्सा थे। जो ग्रैंड डायलॉग है उस पर बात हुई, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से उनसे बात की गई, एतमाद के वोट की बात की गई और दीगर अहम मुल्क की सियासी मामलात पर भी उनसे बातचीत की गई। शामी साहब, इन मौज़ूआत पर आने से पहले सर-ए-दस्त जो डॉलर की सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल है, उस पर हमने पाशा साहब को ज़हमत दे रखी है। वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। मेरा ख्याल है उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शामी साहब, देखिए, ये जो डॉलर जो है अब आज़ाद हो गया है ना, और जी, रुपए की कदर घटी है। इससे रुपया गुलाम हो गया। वक्ती मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन मईशत को इस्तेहकाम भी मिलेगा इन द लॉन्ग रन, और हम अपनी मुश्किलात कम करने में भी कामयाब होंगे। इसलिए वक्ती मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन हौसला रखना चाहिए कि देर पा असरात जो है बेहतर होंगे। इसहाक़ साहब की हिकमत अमली जो है वो कामयाब नहीं हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बड़े इत्मीनान से अपनी बात कर रहे हैं। उनका जो ज़ाविया नज़र था वो दुरुस्त साबित हुआ है, क्योंकि जो ताख़ीर हुई है IMF के प्रोग्राम में जाते हुए, उससे नुकसान हुआ है। और अब कई ऐसी कंपनियां हैं, कई अदारे हैं, ख़ास तौर पे स्टेट ऑयल कंपनी हमारी जो है PSO, उसको बड़ा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदायगियाँ जो हैं, यानी इंटर बैंक में जो रेट बढ़ गया है, कई कंपनियों को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का नुकसान होगा। इस नुकसान से बचा जा सकता था, लेकिन बहरहाल हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब, ये बिलाखिर तो मेरा ख्याल आपकी बात मान ली गई और डॉलर जो है उसके उसके पर जो हैं वो खोल दिए गए हैं, तो लोगों को परेशानी भी लाहक हो रही है। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि जो रुपए की कदर को हमने हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने कंट्रोल किया हुआ था, उसके नतायज जो थे वो कुछ परेशान कुन थे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो LCs को फिजिकली रोका गया हाँ जी, और कंटेनर्स लोगों के खड़े हुए हैं पोर्ट पर आकर, जी लोग परेशान हैं, इंपोर्टर्स जो हैं। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हजारों कंटेनर्स कराची पोर्ट पे मौजूद हैं। इसके नतीजे में बाहर की जो इंपोर्टेड हमारी रॉ मटेरियल और अदर इनपुट्स हैं, उनकी काफ़ी कमी हो गई थी और उसके नतीजे में सनती पैदावार में नुमाया तौर पर कमी आई थी।
अब आप देखिए कि नवंबर के महीने में 5.5% कमी आई थी। और दूसरी तरफ हुआ ये था कि चूंकि खदर जो है रुपए की आपके फ्लोटिंग ऑफिशियल रेट में और ब्लैक मार्केट रेट में बहुत बड़ा फर्क आ गया था। उससे फिर उसके तस्दीरात नतीजे में ज़र भी कम हुई। बिल्कुल आप ये सोचिए कि दिसंबर के महीने में 20% कम हो गई, ऐसा बहुत कम हुआ था। तो जी। पाशा और साहब, ये दूसरी तो तरफ अरबों डॉलर जो है, अरबों डॉलर का जी खसारा हुआ हमें। जी तकरीबन साल भर में अगर ये पॉलिसी जारी रहती तो तकरीबन 4 अरब डॉलर का नुकसान होता। ठीक। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट से भी कुछ बरामदात से भी डाइवर्शन हो रहा था। तो ये जो एलसीज को कंट्रोल करने की पॉलिसी और दूसरा रुपए की कदर को आर्टिफिशियली मुस्तकम रखने की पॉलिसियां, ये मेरे ख्याल से नामुनासिब थी। और आपको याद होगा कि सितंबर के महीने में ही रुपए की कदर 240 तक पहुंच गई थी। फिर जब जी। कैप्टन ऑफ द टीम में चेंज आई तो उसके बाद काफी गिरा दिया गया। अब मेरे ख्याल से मुनासिब पॉलिसी है और इसके नतीजे में मार्केट में स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। और लेकिन जो पाशा साहब, कमी एक दिन के अंदर ये 25 रुपए ऊपर गया है, तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, कहाँ जाके ये रुकेगा सिलसिला, या ये बेयकीनी का शिकार रहेगा डॉलर, और देखिए इसकी बात कीमत यह होनी है क्या कि चाहिए? इस वक्त मार्केट में जो ब्लैक मार्केट में लोग कहते हैं कि रुपए की कदर गिर गिरा के 265 रुपए से भी गिर चुकी है और हम आज जी। 255 रुपए तक ले आए हैं, तकरीबन 10% कम करके। और कुछ कम करना पड़ेगा मगर इससे स्टेबिलिटी मार्केट में आएगी और जो शॉर्टेजेस पैदा हो रहे थे उनमें कुछ कमी आएगी। तो लिहाजा ये मुनासिब पॉलिसी थी। हमने सितंबर में ही कमिटमेंट किया हुआ था कि हम ये करेंगे, मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मगर उसको तब्दीली के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की पॉलिसी बिल्कुल बदल दी गई और उससे काफी नुकसान तो हुए हैं। तो अब ये जो एक डॉलर इत्तला ये है कि का 300 अरब के नए टैक्स लगेंगे। शामी साहब कुछ कह रहे हैं। जी शामी साहब, आप पूरी कीजिए बात। नहीं, 300 अरब आईएमएफ की जो शराइत हैं उससे हमें यानी रेवेन्यू तो बढ़ाना पड़ेगा ना, टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, कीमतों में भी इजाफा होगा, अफरात ज़र भी बढ़ेगा, ये सारी बातें तो होंगी ना पाशा साहब? ये बिल्कुल होंगी। देखिए बात यह है कि जब आप रुपए की कदर को आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं तो आपके टैक्स रेवेन्यूज में कमी आई। अब आपको हैरत होगी कि इंपोर्ट बेस्ड जो हमारे टैक्सेस थे उनमें पहले 6 महीने में कमी आई। अब जब रुपए की कदर बढ़ेगी तो रेवेन्यूज में भी इजाफा होगा 10 से 15%। दूसरी तरफ ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है कि अफरात ज़र में इजाफा होगा। अगर हम आईएमएफ के जो पूरा रिफॉर्म का पैकेज है जो हमने एग्री किया था सितंबर में, अगर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन अफरात ज़र में इजाफा होगा। हमने एस्टिमेट किया है कि 25% इस वक्त है तो बढ़ बढ़ा के ये 35% तक जा सकता है। मगर खुदा न खास्ता अगर अगर ना आपने करते तो फिर क्या ना होता? कर ना करते तो मैं आपको क्या बताऊं, हमारा एस्टिमेट ये है कि ये 60% के अल्लाह ऊपर अफरात ज़र की रफ्तार जाती। तो फिर तो तो ये तो फिर तो पाशा साहब लेसर इवल श्रीलंका तो वाली यही सूरत है। हाल हो जाती जहां पर 70% तक जा पहुंची थी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप ये सोचिए कि श्रीलंका में शर नमू जो है वो -8% हो चुका है। हमें इस चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो हम एक बड़े बहरान से बच गए। मेरे ख्याल से अगर ये पॉलिसीज मुनासिब तरीके से इम्प्लीमेंट करें, वक्त पर आईएमएफ प्रोग्राम की छतरी वापस आ जाती है और बाहर से पैसे का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो जिस तरह आपने फरमाया लॉन्ग रन में ये बेहतर पॉलिसी होगी और शरह नमू में इजाफा होगा और आगे चलकर हो सकता है कि अफरात ज़र में कुछ ठहराव अगर आए। आप पाशा साहब, अगर आप वजीर पाशा साहब, खजाना आप वजीर खजाना होते या आज हों तो आप मजीद क्या इकदाम करेंगे, क्या मशवरा देंगे आप? मैं मशवरा ये दूंगा कि जो 300 अरब के टैक्सेस हैं वो आप वेरी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें ठीक। और साथ साथ टारगेटेड सब्सिडीज की पॉलिसी को आगे बढ़ाएं। ये कॉम्बिनेशन बेइंतहा जरूरी है। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आपके जो
जमींदार इस मुल्क के हैं 1% जिनके पास 22% जमीन है, 1000 अरब की आमदनी है, टैक्स देते हैं कुल 3 अरब। ठीक। 3 अरब। ये निजाम ऐसा चल नहीं सकता। अब आपके शुरफा को जो मरात हमने 75 साल में देते रहे हैं, अब मुनासिब वक्त आ गया है कि आप उनको कम करें और जो रेवेन्यू आए उससे डेवलपमेंट बढ़ाएं और टारगेटेड ट्रांसफर्स को बेतहाशा बढ़ाएं। इस वक्त आपको हैरत होगी कि चीनी और घी पर 110 अरब के टैक्स उठाते हैं आप, जिसका बोझ अवाम पे पड़ता है। तो ये सरासर गलत पॉलिसीज हैं और अब वक्त आ गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विथ टारगेटेड ट्रांसफर्स एंड सब्सिडीज। ये एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्लोगन है, मगर और इसको follow पाशा करना साहब, जो बहुत- सियासी ताकत है वो तो उसी तबके के पास है जिससे टैक्स वसूल अशराफिया करना नहीं है। तो फैसला करना है जिसके ऊपर आप टैक्सेशन की तजवीज दे रहे हैं, जो शामी साहब भी फरमा रहे हैं, वो कैसे फैसला बात- करेंगे? बात दरअसल ये है कि एक वक्त ऐसा आता है कि शरफा को देख लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता श्रीलंका में क्या हुआ, ठीक। कि फौरन उसके बाद में सोशल अनरेस्ट और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर तक के घर को जला दिया। अब वक्त आ गया है कि एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में हमारे शुरफा के लिए ये मुनासिब है कि अपने कुछ मराद वापस कर दें और अवाम को इस तरह से सहूलत कुछ पहुंचाने की आप पाशा साहब, कोशिश करें। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज हूं, आप शुरफा कह रहे हैं, शुरफा तो भुगत रहे हैं आटा चीनी घी दाल के चक्कर में। अशराफिया। अशराफिया की आप बात करें जिसमें अशराफिया कह रहे हैं। जो फैसला अली- साज है आप- जी, अली मुल्क के एलीट जो अली है, बिल्कुल, आप जिनके बिल्कुल जेर कह रहे हैं, इस्तेमाल जो मुल्क- क्लब्स हैं वो 50-50 साल की लीज पर हैं और 5,000 10,000 उनका किराया है, ये उनके शोरफा ऊपर जो कोई है, टैक्सेशन नहीं है। शोरफा का लफ्ज इन्वर्टेड कॉमर्स में वो तो- आप समझे। बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये भी इन्वर्टेड है कॉमा कि में, और असल शुरफा तो बेयर कर रहे हैं। बिल्कुल आपका मिडिल क्लास पिस गया है। निचला क्लास जो था वो बेचारे गुर्बत में और घुस गए हैं। और मैं आपको एक अंदाजा देता हूं जिससे आपको शायद सुन के कुछ परेशानी हो कि सैलाब के बाद और जी, जी। ये पॉलिसीज जो फॉलो की गई हैं पिछले दिनों, उसके नतीजे में सनती पैदावार में कमी वगैरह, इसके नतीजे में पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग और गरीब हो गए हैं। ये बहुत ही हद से 2 ज्यादा। करोड़ लोग मजीद गरीब हो गए हैं। ये मजीद इस वक्त आपके पॉवर्टी का लेवल जो है पाकिस्तान में 40% तक जहां पहुंचा है, जो 20 साल पहले यही था, बीच में कुछ बेहतरी आई, अब फिर से हम 40% तक वापस जा चुके। बड़ी खौफनाक ये बात है। लेकिन ये फरमाइए कि अब जबकि हम 300 अरब के नए टैक्स भी लगा रहे हैं, डॉलर को भी आज़ाद छोड़ दिए है, IMF को कह रहे हैं 9वां रिव्यू पूरा करे, बिजली और तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा, तो उस सूरत में IMF फिर लचक का मुजाहरा करेगा हमारे इन इक़दामात को देखते हुए? 9वां पैकेज मिल जाएगा या अभी भी ताख़ीर होगी? अब मेरी जो थीम है, जो मैंने आपको सुनाया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विद टारगेटेड ट्रांसफर्स, इसको फॉलो करें। ये होगा कि फिर आप जो हैं खाने पीने की अशिया पे पिछली हुकूमत ने 17% टैक्स लगा दिया था, उसको कुछ कम करना है। दूसरी तरफ टारगेटेड ट्रांसफर्स बढ़ाना है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और बढ़ाना है। तीसरी तरफ जो निर्खों में इजाफा कर रहे हैं, अब बिजली के निर्खें जो हैं, जो सबसे छोटे कंज्यूमर्स हैं 200 किलोवाट आवर के नीचे वाले, उनको आप इसी लेवल पे रहने दें और ज्यादा बढ़ाएं जो आपके ऐसे लोग हैं जो 1000 से 1500 किलोवाट 2000 किलोवाट आवर सालाना मंथली कंज्यूम करते हैं। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विद टारगेटेड ट्रांसफर्स एक बहुत अहम स्ट्रैटेजी है जिसकी इस वक्त शिद्दत से जरूरत है अगर हम खुदा न खास्ता एक पब्लिक प्रोटेस्ट को अवॉइड करना चाहेंगे। भाई साहब, ये फरमाएं कि मिफ्ता इस्माइल साहब इन दिनों खुलकर बोल रहे हैं मौजूदा सरकार की जो मुआशी पॉलिसी उनके ऊपर। फिर डार साहब आए और कहा गया कि वो कुछ चमत्कार दिखाएंगे, उनके पास फार्मूले हैं चीज़ों को बेहतर करने के। इन दोनों अदवार का अगर मवाजना करें तो कौन सी पॉलिसीज ठीक थी? दरअसल बात यह है कि बड़ी मेहनत करके हमारी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को वापस लिया है, जो पिछली हुकूमत ने जैसे कहते हैं ना स्टॉप गो पॉलिसी के तहत तकरीबन खत्म कर दिया था।
तो नई हुकूमत जो आई उन्होंने तकरीबन 4 महीने में कोशिश कर आके आईएमएफ प्रोग्राम, देखिए मैं सिर्फ इसलिए आईएमएफ प्रोग्राम की अहमियत बता रहा हूँ कि जिस हालात में हम पहुंच चुके हैं, आईएमएफ इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर हमें आगे चलकर अपने डेट्स जो कर्जे हैं उनकी रीशेड्यूलिंग करवानी है ताकि बोझ फैलाया जाए वक्त पर, तो उसके लिए आईएमएफ की छतरी बड़ी जरूरी है। और इंशाल्लाह अगर आईएमएफ प्रोग्राम वापस आ जाता है तो आगे चलकर हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो, रीपेमेंट की, ताकि बोझ कम हो और पाकिस्तान आगे इंशाल्लाह बढ़ पाए। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब हफीज़ आशफ आपके वक्त का। सर देखें ना, शामी साहब फाइनेंशियल टाइम्स ने तो सुर्खी आज लगाई हुई थी कि फाइनेंशियल हमारी टाइम्स को छोड़ें आप, नियर कोलैप्स है। नहीं कैसे नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स को आप छोड़ें छोड़ें, सर? अपने असाब काबू में रखें, कौम के असाब भी काबू में रखें और इंशाल्लाह कमरे हिम्मत कसें। जी, उसके लिए पाशा साहब को और आपको जहमत दी हुई थी ना कि आप असाब को थोड़ा बेहतर करें, कमरे हिम्मत लेकिन कसें। क्या करें, जो चीज़ें लिखी जा रही जो हैं लिखी जा रही हैं उनको छोड़े आप। अब जहां फंसे हुए हैं वहां से आगे चलना है। जो हमने कोताहियां की हैं, चलिए जो सर इक़दामात किए हैं, एक जो ब्रेक आ गई फैसले सर मेरे किए पास। मैं शाम साहब बात को आगे लेके चलता हूँ, छोटी सी नाज़रीन यहाँ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो सियासी सूरत हाल फरवाद चौधरी साहब की जो फॉलो अप है वो लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब, ताज़ा खबर अभी ये आई है कि जो पंजाब की निगरान काबीना उसमें 11 अरकान के नाम फाइनल हुए हैं। आज ही रात 9 बजे के बाद ये हलफ उठाएंगे, पोर्टफोलियो बाद में फ़ाइनल हो जाएंगे। केपी के भी काबीना बन गई, तो ये जो एक मरहला रह गया था वो भी पूरा होने जा रहा है। बड़े अहम और उम्दा नाम बज़ाहिर दिखाई देते हैं इस नई काबीना में जो निगरान सेटअप का हिस्सा होगी। मिसाल के तौर पर बिलाल अफजल साहब इस काबीना का हिस्सा हैं, एसएम तनवीर साहब इसका हिस्सा हैं, डॉक्टर जमाल नासिर साहब इसका हिस्सा हैं, तमकिनत करीम साहिबा निगरान सेटअप का हिस्सा होंगी, वहाब रियाज साहब हैं, डॉक्टर जावेद अकरम साहब को काबीना में नुमाइंदगी दी गई है, मंसूर कादिर साहब हैं, असफ़र अली नासिर साहब हैं, आमिर मीर साहब का नाम है और इब्राहिम मुराद साहब का नाम है इस काबीना में जो अभी तक पहुंचा है। हसन रज़ा से भी रब्ता करते हैं ताकि डिटेल जान सकें कि क्या पोर्टफोलियोज़ होंगे और कुछ नाम बड़े शनासा दिखाई देते हैं। और हसन रज़ा बल्कि टेलीफोन लाइन पर साथ ही मौजूद है। नहीं जी जी, आप एक बात सुने ना, जब ये हलफ उठाएंगे, अच्छी बात सुनाइए ना सर। अब निगरान काबीना ने हलफ उठाना है, उठाएं, बिस्मिल्लाह करें, काम करें अपना, ताकि इंतखाबात तक पहुंचे, हम आगे चलें अपने मौजू पर। सदर मुमलकत से जो चलते हैं सर। मैं आज टाइम काफ़ी है, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि ताज़ा खबर है तो ज़रा डिटेल ले लें। ताज़ा खबर आ गई ना, बस इसमें क्या है अब आगे। बिलाल अफजल साहब इसका हिस्सा हैं और ठीक है, अच्छी बात है, नौजवान है बिलाल अफजल बड़े भी अच्छे और नौजवान इब्राहिम हैं। मुराद भी। हसन, ये कोई मालूम हो सका कि बाकी लोग कौन है? देखिए, ये जो टीम बनाई है ये पहले भी टीम बनाई जाती रही, लेकिन इस दफा निगरान कैबिनेट के लिए इंटरव्यूज किए, सीरीज देखी गई और ऐसी गैर जानिबदार मेरिट पे और शफाफ पर मुबनी जो है वो अफराद डाले गए हैं जिस पर कोई सवाल ना उठाया जा सके। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बिजनेसमैन खास तौर पे जो मेरिट पे है, इसी तरह टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जिनकी प्रोफेशनल जो है वो सलाहियतों को देखते हुए वो शामिल किए गए। एसएम तनवीर इंतहाई कारोबारी शख्सियत हैं, बड़े गैर जानिबदार हैं। तमकिनत करीम, डॉक्टर जावेद अकरम साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज, इब्राहिम मुराद एक यूनिवर्सिटी मुराद हसन साहब के साहबजादे हैं। बिलाल अफजल साहब इंतहाई काबिल और प्रोफेशनल जो है वो शख्सियत रखते हैं। इसी तरह डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर साबिक कमिश्नर रह चुके हैं, वहाब रियाज, सैयद असफर अली नासिर, आमिर मीर, नसीम सादिक, ये वो पैनल तश्कील दिया गया है जिसमें बहुत गौर खोज किया गया। आमिर मीर जो हमारे दबंग जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल मुझे लगता है शायद इनको इतलात की वजारत मिल जाएगी शामी साहब। चलिए अब अच्छा, ये 3 महीने की वजारत है ना भाई, निगरान वजारत है। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता करे, इलेक्शन कराएं और जो थोड़ा बहुत मामलात को ठीक कर सकते हो करें। बिल्कुल, ये बात बहुत शुक्रिया हसन आपका और बेस्ट विशेज है जिस काबीना के लिए। हसन बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा शामी साहब, आप आ जाते हैं अगले मौजू पर जो हमने रखा था आज के लिए। सदर मुमलकत इन दोनों लाहौर हैं, इमरान खान साहब से आज मुलाकातें हो गई, सीनियर अखबार नवीसों से भी वो मुलाकात उन्होंने की और उनसे मनसूब जो बयानात सामने है बड़े अहम है। मिसाल के तौर पर वो एतमाद के वोट के ऊपर भी उनसे बात हुई, वो फिर डायलॉग की बात भी करते हैं, वो फिर फवाद चौधरी के साथ जो वाक़या पेश है उस पर बात भी करते हैं। तो आपसे अब जानना चाहेंगे। मैं तो वहाँ मौजूद था ना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ।
आप तो पहले सुर्खियां पढ़ने लग पड़े। सुर्खी बताना जरूरी है ताकि तफसील आपके कॉलम में आ जाए। और भाई जी सर। उन्होंने अहम बात ये की है, उन्होंने कहा मैंने तो इस बारे में कोई गौर ही नहीं किया कि जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहता, मुझे तो कैसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। अच्छा, ऐसे ही यार लोगों ने जो और फुलझड़ियां खास साहब ने भी छोड़ फरमाइश नहीं रखी की। थी, लेकिन असल बात उन्होंने ये कही कि जो मज़ाकरात है ना, मज़ाकरात तो होने चाहिए और होने चाहिए थे, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुझे कोई हौसला अफजाई नहीं हुई, मुझे जवाब नहीं मिला। यानी मैंने उनसे फिर दो टोक सवाल भी किया तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब मज़ाकरात नहीं करते, चलिए अब एक सतह पे नहीं हो सकते, दूसरी सतह पे हो जाए, तीसरी सतह पे हो जाए, पार्टी लेवल पे हो जाए, अगर लीडरशिप की आला तरीन सतह पे नहीं हो सकते तो ये बातचीत हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्बत जवाब नहीं आया, इसलिए मामला नहीं चल सका। एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, इनके साथ जो सलूक हुआ है, और ये तो एक भाई उनका आप हथकड़ी लगा रहे हैं और जो चेहरे के ऊपर वो तोबड़ा चढ़ा रहे हैं, तो ये तो एक बाइसे शर्म बात है ना भाई। अगर किसी ने आपने किसी पे मुकदमा दर्ज किया है तो उसको आप गिरफ्तार कर लें, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, हम सब इसमें शरीक हैं कि जो हथकड़ियाँ लगाना और चेहरा छुपाना, उस पर गलाफ चढ़ाना, ये तो कहाँ का यानी जमहूरियत है। और इसको आप देखिए कल क्या होता रहा, आज क्या हो रहा है, हम इसी चक्कर में मुब्तला रहेंगे। तो हमारी जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए। और सदर मुमलकत ने यह बात भी कही कि इंतखाबात किसी तौर मुलतवी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका में खाना जंगी होती रही, दूसरे मसाइल पैदा हुए, इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए, लेकिन इंतखाब होते रहे। इंतखाब होते रहे। पाकिस्तान में भी दस्तूर के ऊपर अमल होना चाहिए, इंतखाबात के इल्तवा का कोई जवाज़ नहीं है, ना होने चाहिए किसी तौर। और बाकी उनका उम्मीद है कि जो अदारे कह रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, वो बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे पॉलिटिक्स में, ये अच्छी बात है। मैं तो उसको उसी पे देख रहा हूँ, उसी सतह पे बात कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने ये बात भी कही कि ये फरमाइएगा, इसका मतलब ये उन्होंने कहा मैंने तो ऐवान सदर को सोलर एनर्जी पे मुंतकिल कर दिया है, वहां तो बिजली का बिल जो है 0 हो गया है और कोई अजाफी खर्च के बगैर। सही। तो वहां तो अब ये सारा लोगों को चाहिए, ये कौमी मामला है कि सूरज की रोशनी से इस्तेफादा करें, औकात कार बदलें, मगर इसके लिए तो फिर सिर्फ हुक्म चलाने से तो काम नहीं होगा, मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को, मोटिवेट करना चाहिए। शामी साहब, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो खदशा है उस पर भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया? नहीं, उस पर लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा भाई ऐसी मैं तो कोई ऐसा नहीं देखता मामला, इस तरह कोई सूरत हाल जो है -1 ये बातें जो हो रही हैं, ये फार्मूले कामयाब नहीं हुए माजी में। भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया, फिर भी वो माइनस नहीं हुए। तो आप मैं नहीं हुए, हाँ, बिल्कुल नहीं हुए। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर उन्होंने ये भी कहा, यकीन का इजहार किया कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, उसकी मईशत जो है अच्छा उसको संभाल लिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर ये एक सलाहियत मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि मुआशी तौर पर हम अपने मामलात पे काबू पा लेंगे। ये बात भी उन्होंने कही। अच्छा, जब आप आगे बढ़ने की बात करते हैं, सदर मुमलिकत से मुलाकात का अहवाल बयान करते हैं, उन्होंने तो कहा, जी मेरे सवाल भी ले लें साथ सर। गवर्नर हाउस में थे वो, मगर अल्लाह के फजलो करम से आज पहली बार ऐसा हुआ कि चाय की प्याली भी किसी ने नहीं पिलाई। अब पता नहीं गवर्नर साहब सर असल में बलीगुर रहमान भूल गए या सदर साहब ने किफायत शारी का मुजाहरा किया कि चलो चाय भी ना पिलाई जाए। सर किफायत शारी का मुजाहरा ही किया होगा। निगरान सेटअप आया है जो कि घर से खाना लेके आता है, पेट्रोल अपना डलवाता है गाड़ी में, गाड़ी अपनी यूज करता है। गवर्नर साहब तो निगरान नहीं है ना, तो आएगी गवर्नर हाउस में भी। गवर्नर साहब तो गवर्नर है ना भाई। हो सकता है मुतासिर हुए वो निगरान सेटअप से। वो निगरान सेटअप जो है ना, वो भी तो खाता पीता है, बोलता चलता है। वो कहता है भाई
खिलाऊंगा, घर से चलिए, लेके आऊंगा, चाय और बिस्कुट तो वो भी पेश आपका करता है। आपका शिकवा जो है ये अच्छा। गवर्नर साहब तक भी पहुंच गया और सदर मुमलिकत तक भी नहीं, पहुंच गया। आप सुने, निगरान सेटअप ने दफ्तर बंद कर दिए हैं। 4-5 दफ्तर थे वजीर आला के, जी, जो एक्स्ट्रा थे एक 90 शारा कायदे आजम था, एक वहां वो अरफा करीम जो टावर है उसके अंदर एक दफ्तर बना रखा था वजीर आला ने। एक जमाने में तो एक ही दफ्तर होता था वजीर आला का, सिविल सेक्रेटेरिएट। खर्चा भी वहां बैठते थे, टेक्नोलॉजी गुलाम से साहब भी रिलेटेड वहां जो बैठते मामला थे। थे, डिजिटल मीडिया के मामला थे, वहां जाके देखते होंगे ना अब परवेज लाही साहब, नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। से बड़ा शगफ है उनको। सेक्रेटेरिएट में सारे वजीर बैठते थे, वजीर आला बैठते थे। ठीक, अब फिर वजीर आला ने अपना घर जो है था उसको दफ्तर बना लिया। परवेज इलाही साहब जब पहले वजीर आला बने, उन्होंने बाकायदा वजीर आला का सेक्रेटेरिएट क्लब रोड पे बना दिया। तो बस जब बना दिया है तो वो एक काफ़ी है। अब आप 4-4 दफ्तर क्यों रख रहे हैं? मेरा तो खाली इसमें मुस्तकिल पाबंदी होनी चाहिए। वजीर आला एक दफ्तर रख के बिल्कुल वहीं ठीक। बैठे। अच्छा सर, अब ये बताएं, क्योंकि आगे बढ़ने की अब बात करें और सदर भी ये चाहते हैं, तो डायलॉग की बात सदर उन्होंने साहब ये आपसे कह रहे खुलकर थे, की। एक इसका बात मतलब ये हुआ, उन्हें बड़ी मेरा सवाल तो सर ले लेना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बड़ा अहम नुक्ता है जो डायलॉग की वो बात करते हैं। तो उनसे मंसूब ये बयान आया कि सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो कितनी बार कहूं मैंने कोशिश की, हुकूमत की जानिब से वो कह रहे हैं कि मुस्बत इशारे नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है, मुझे आप समझाएं नाज़रीन को, कि इसका मतलब ये है कि जो सदर मुमलिकत के यहाँ से काविशें थीं वो रंग नहीं लाई और इस वक्त कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म का रब्त नहीं है सियासी जमातों के बीच। उस ये रंग मतलब में, उस रंग में भंग पड़ चुकी है। और सदर साहब कह रहे हैं यहाँ तो कोई अपने किए पर पछताता भी नहीं है, माफी भी नहीं मांगता। उन्होंने कहा रिकॉर्ड देख लें हमने क्या किया उसके साथ। एक डॉलर वहां से निकाला नहीं, एक ईंट वहां लगाई नहीं और अरबों डॉलर के नीचे आ गए। यानी और किसी ने पूछा, किसी ने माफी मांगी। और फिर एक बात उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो ये हमारा जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये तो मैं सेक्रेटरी जनरल था, मैंने तो शफाफियत लाया अकाउंट्स में, मैंने वहां अकाउंट खुलवाए, एक एक पैसा बैंकिंग चैनल से लेके आया, वो शफाफियत के लिए। सही। अब मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि जब ये तरामीम की गई इलेक्शन लॉज में तो पहले साबिक जज का होना जरूरी था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। फिर हमने कहा कि एक इंतजामी अफसर भी हो सकता है, सिविल सर्वेंट भी हो सकता है रिटायर्ड। ठीक, हमने तरमीम कर दी। अब मुझे इस तरमीम पर हो रहा है, दुख हो रहा है कि जज ही रहते तो बेहतर था। चलिए, उन्हें कानून की तो कुछ शुद्ध बुद्ध होती है ना। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ मरियम पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर मौजू को निपटाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाखिर अज़हर जावेद साहब से रब्ता हमारा हो ही गया है लंदन से। अज़हर जावेद साहब को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मिल गए हमें लंदन से। अज़हर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, कब आ रही हैं मरियम नवाज़ वापस पाकिस्तान? आज रवाना हो रही हैं या नहीं? क्या मिशन लेकर आ रही हैं? जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे रवाना होंगी लंदन से निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए, और दुबई पहुंचेंगी वो सुबह 8 बजे और वहाँ एक दिन क़याम करेंगी, एक रियाज क़याम करेंगी। उसके बाद अगले दिन हफ्ते को यूएई के टाइम के मुताबिक 3 बजे कौमी एयरलाइन से वो 11 बजे अबू धाबी से रवाना होंगी और तय 3 बजे लाहौर से लैंड करेंगी। और इस हवाले से मिशन तो बड़ा साफ है कि जो पार्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि पार्टी ऑलमोस्ट बहुत ही नीचे जा रही है और कोई इस वक्त आप कह सकते हैं एक्टिविटी कोई नहीं, उसको रिवाइव करने के लिए आ रही है, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे आ रही है और आपके ही जलसों जुलूसों का सिलसिला शुरू करने जा रही है। और एक बड़ा शो कोशिश की जाएगी कि हफ्ते को भी लगे और उसके बाद केपी के और पंजाब में उनके मुख्तलिफ जगहों पे जलसे शेड्यूल है। नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक और यहाँ पे पार्टी के दीगर जो रहनुमा है जिन्हें आप भी साथ आ रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं भी। यानी अखबार नवीसों का जत्था भी साथ है? नहीं, जत्था तो नहीं है सर, ये 2 ही है। अच्छा, आप जत्थे हैं, आप कम हैं, आप वन मैन आर्मी है आप माशाल्लाह। बस आपके शागिर्द हैं सर और इसी को देखते हुए आगे चलते हैं। कोशिश यही, क्योंकि पहले नवाज साहब के साथ भी आया हूँ 3 दफा और अब फिर मरियम नवाज साहबा। चलिए,
काफी अजहर ये बताएं, निगरान सेटअप आ गया, मरियम आ रही है वापस, ये नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं या उन्होंने नहीं आना? जामी साहब आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करवा दें, उसके फौरन बाद मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे। अगर चलिए। तो मैंने तो नहीं करवाना, इन्होंने ही करवाना है जो वापस आ रहे हैं। वो आप आप सुने, ही जोर डालिए। अच्छा, यानी आप ये बताना है, बात सुने अजहर, यानी शामी साहब, अजहर साहब ये कह रहे हैं ना, एक बड़ा पुराना एक शेर है, वो फिल्मी गाना है बल्कि, बहारे जां फजा बुलबुल के नगमे चांदनी रातें, हारिक्शे आने वाली आ गई क्या तुम ना आओगे, और तुम्हारी दी क्या दी तुम ना होगे। मकसद रहा जिसकी निगाहों का। दूसरा शेर भी सुन लीजिए, वो चश्मे मुंतजर पथरा गई क्या तुम ना आओगे। अदर जावेद साहब, ये शेर, दोनों शेर जो हैं नवाज शरीफ साहब को सुना दीजिए हमारी तरफ से। आपकी तरफ से पहले भी मैसेज दिया, ये भी दे देंगे, और उम्मीद यही है क्योंकि मरियम नवाज साहब आप आ रही है पार्टी को रिवाइव करने के बाद हमें- इलेक्शन कैंपेन वो लीड करेंगे, चलिए। ये तो एक कंफर्म। हमें तो जितने शेर याद थे वो हमने नवाज शरीफ साहब की नजर कर दिए हैं। नहीं इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया चलिए, जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अजहर जावेद साहब। आप वो पैगाम पहुंचाते हैं, आपका ये फिल्मी पहुंचाएंगे। नगमा और अशारिया नहीं, वो अलबत्ता पहुंच गया खुद वो पैगाम। जवानी की जो यादें हैं वहाँ जा पहुँचे, माजी के झरोखों में अजहर साहब लगता है जा पहुँचे हैं। एनीवे सर, अर्ज़ ये करनी है आपसे फवाद चौधरी साहब के मामले पर, आपने एक दो किताबों का जिक्र भी करना है, वो गुफ्तगू उनके हो साथ गई जो सलूक रवा रखा गया है, फवाद चौधरी साहब के, और उस पर इरफान सिद्दीकी साहब भी नाला हैं, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी नाला हैं, उस पर मलिक अहमद साहब भी नाला हैं, और इन सब ने कहा है कि ये मुनासिब रवैया नहीं था, हथकड़ी में देखकर परेशानी हुई, दुख हुआ, उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया, ये अच्छी बात नहीं थी। अच्छी बात है, इन लोगों ने अपने ज़मीर की बात की है। हम इंतहाई खुद भी परेशान हैं और हमें अफसोसनाक ये हमारे लिए मंजर है। फवाद चौधरी साहब हमारे भाई जो हैं वो खुश व खुर्रम रहें, हंसते मुस्कराते रहें। यानी आप उनसे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी कोई बात गैर मोहतात हो सकती है, लेकिन हथकड़ी लगाना और चेहरे पर गलाफ चढ़ाना ये काबिल मज़म्मत है और इसकी कोई तारीफ़ नहीं कर सकता, और इस पर इसका नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म को अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए। ठीक, शामी साहब अब कम वक्त रह गया, आपने एक दो कुतब का जिक्र अच्छा, करना है, कुतब तो का आप जिक्र ये निपटाइए है, कि जरा अब आखिरी चौधरी, 2 मिनट आज रह तो मुस्लिम लीग काफले का एक धड़ा जो है उसने चौधरी शुजात हुसैन को वो फिर की जगह चौधरी वजाहत वो हुसैन वक्त को कम चुन रह लिया। जाएगा शामी साहब, फिर उसमें आपके बाद लिए। में बात करेंगे। अब किताब एक की बात कर लेते हैं आज। देखिए, हमारे सीनियर तरीन एडिटर और अखबार नवीस हैं पाकिस्तान के अल्ताफ़तन कुरैशी साहब। उन्होंने सकूत ढाका से 1 अशरा पहले तक ये ईस्ट पाकिस्तान का बार बार दौरा किया, वहाँ गए, लोगों से मिले, हालात पर लिखते रहे, उर्दू डाइजेस्ट में शाया होता रहा। उनके वो हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल उनकी तहरीरें जो हैं वो किताबी शक्ल में छपी हैं, अल कलम फाउंडेशन ने छापी हैं। मशरक़ी पाकिस्तान एक टूटा हुआ तारा, और उनके पोते एकान हसन कुरैशी ने इसे मुरतब किया है। ये 1500 के लगभग सफ़ात हैं। आप पढ़िए और देखिए कि एक बेदार मग़ज़ शख्स जो था वो कैसे लिख रहा था, कैसे झंझोड़ रहा था, कैसे ख्वाब गफलत से बेदार कर रहा था, कैसे लोगों को आगाह कर रहा था कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ है जो सामने आई है हमारे, और माजी जो है एक दफ़ा फिर जिंदा हो गया है। मेरा ख्याल जो हमारे सहाफ़त के और सियासत के तालिब इल्म हैं, इनको एक निसाबी किताब की तरह शामी साहब, इसको आखिरी पढ़ना 1 चाहिए। मिनट बच गया, आपने किसी और बात का भी अच्छा, आपने एक किताब जो है गालिबन नक्शबंदी साहब का आमर जिक्र भी करना है। लियाकत हुसैन की कहानी, ये डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन का इंटरव्यू है, उनके साथियों के इंटरव्यूज़ हैं, जो हमारे ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब ने, जो बड़े रोशन दिमाग आलम दीन हैं और कालम निगार हैं, ख़तीब हैं, उन्होंने ये मुरतब करके छापा। एक तवील इंटरव्यू उनका जो उन्होंने टीवी के लिए लिया, यूट्यूब के लिए लिया, और फिर उनके रफ़ाका का डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन बहुत शामी साहब, होनहार, बहुत नक्शबंदी ज़हीन साहब को नौजवान बहुत थे मुबारक। हमारे, नक्शबंदी साहब बड़े रुखसत
कॉम्पिटेंट लिखारी हैं, कॉलम नवीस हैं, किताब नवीस हैं। उम्मीद करते हैं मज़ीद वो किताबें लिखेंगे। बहुत शुक्रिया शाम साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे डिजिटल मरदमशुमारी का जिक्र खैर टिकर्स में चल रहा होगा। ये ख़बर बड़ी अहम है। डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी कॉमन इंटरेस्ट की जो कमेटी है पाकिस्तान की, उसने दी थी इमरान खान साहब के दौर में कि जब तक ये नहीं हो जाती तब तक आम इंतखाबात नहीं हो सकते। इससे जुड़े कई मसाइल आगे आ सकते हैं और मज़ीद वक्त भी हुकूमत मांग सकती है। ये बड़ी अहम मुद्दा है जिस पर आने वाले हफ्ते में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।